हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए 7 अप्रैल में क्या क्या पूछा गया है। कल पेपर ही नहीं हुआ था और बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे, आज लाई नहीं आप एनालिसिस, आज लाई नहीं आप। अब पेपर ही नहीं होता तो मैं कहाँ से लेके आती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। पहले तो सबसे पहले बता दूँ कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वही हैं जो पूछे जा रहे हैं, है ना। 50% क्वेश्चन समझ पर आधारित थे। अब जो बेसिक क्वेश्चन है वो करवा देती हूँ। लार में बलगम जो होती है वो भोजन को पचाने में क्या काम करती है। ये क्वेश्चन आज पहला पूछा गया था। तो सुनो, पाचन से आज 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पाचन तंत्र अच्छे से पढ़ लेना, पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से एक बार ही रीड कर लेना जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो जो लार में मौजूद जो बलगम होती है भोजन को चिकना बनाती है। भोजन को क्या बनाती है? चिकना। आज का पेपर अपन ज़्यादा हार्ड नहीं बोल सकते हैं, ना ज़्यादा सरल बोल सकते हैं। ऐसा एक मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। और एक मेरी स्टूडेंट है जो अच्छा पढ़ती है, उसका 168 नंबर है। और शायद अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले थोड़ी देर पहले किसी का आया था 170 नंबर है। ऐसे ही आए थे अभी 2 मेरे पास मैसेज। जिनने मुझे ये क्वेश्चन दिए हैं उसके 155 नंबर हैं और यही आसपास ही नंबर आज आए हैं। ठीक है, तो लार में भोजन को पचाने में क्या काम करता है? लार भोजन को चिकना बनाते हैं जिससे निगल अच्छे से जाते हैं, निगलने में आसान हो जाता है। क्योंकि लार में क्या पाए जाते हैं? लार में पाया जाता है एंजाइम। लार में एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? भोजन को तोड़ने का काम करता है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो क्या करता है? भोजन को तोड़ने का काम करता है। लार का जो एंजाइम होता है ना वो भोजन को तोड़ देता है, जिससे भोजन, पहले भोजन चिकना होता है, गलता है, गल के क्या होता है? टूट जाता है। तो ये भोजन को निगलने में आसान बनाता है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये भी पूछा गया था किसी शिफ्ट में कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में लाइसोजाइड एक एंजाइम पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को ब्रेक कर देता है या बैक्टीरिया को विघटित कर देता है और आपके मुंह में मौखिक सूक्ष्म जीवों की जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी आबादी की वृद्धि को रोकता है। लार में एक एंटीबॉडी भी पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन ए पाई जाती है जो सूक्ष्म जीवों को प्रवेश से रोकती है। लार आपके मुंह को चिकना भी बनाती है, आपके दांतों की देखभाल भी करती है और घाव को ठीक भी करती है। और घाव को क्या करती है? ठीक भी करती है। ठीक है। अब लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सबलिंगुअल, एक होती है पैरोटिड ग्रंथि जिसमें मम्स नामक रोग हो जाता है और तीसरी होती है सबमैंडिबुलर। सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और तीसरी क्या होती है? पैरोटिड। ये 3 ग्रंथि होती हैं। ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है ये पूछा गया था। तो ये एक कंप्यूटिंग मॉडल होता है जो कि क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक क्लाउड से जोड़ता है। इसे क्लाउड हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड क्लाउड में डेटा और एप्लीकेशन को जो ऑन प्राइमेसिस हैं और जो सार्वजनिक क्लाउड है उनके बीच क्या करा जाता है? उनके बीच साझा किया जाता है। ठीक है। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? एक कंप्यूटिंग मॉडल होता है जो ऑन प्राइमेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक क्लाउड से जोड़ता है। क्या करता है? ऑन प्रमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक क्लाउड से जोड़ता है। हाइब्रिड क्लाउड में डेटा और एप्लीकेशन को साझा किया जाता है। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? ये एक कंप्यूटिंग मॉडल होता है। कंप्यूटर के जो सोर्सेस होते हैं जैसे कि स्केल होता है, प्रावधान होते हैं जो संसाधन के, उनको एक प्रबंधित कर सकता है। इसके अलावा रिकवरी और व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करता है। अपने डेटा को इसके द्वारा स्टोर भी कर सकते हैं। ये हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटर में पूछा गया था, है ना। अगला पूछा गया था राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पूछा था, अब ये नहीं बताया उसने मुझे क्या पूछा था। तो आप इसकी क्या कर सकते हैं? इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, 1990 एक्ट के तहत हुई थी। इसमें जो मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली में है। विजय रहाटकर इसकी अध्यक्ष हैं, है ना। ये इसमें याद रखना है। इसके अलावा इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक सदस्य सचिव होता है और एक अध्यक्ष होता है। ऐसे टोटल 7 सदस्य इसमें होते हैं। इसके अलावा एक बार पूरा प्रोटीन अच्छे से पढ़ लेना, पूरा प्रोटीन वसा अच्छे से पढ़ लेना, कार्बोहाइड्रेट अच्छे से पढ़ लेना। ये तीनों की संरचना पढ़ लेना, किसमें क्या क्या होता है।
है ना, और किस पदार्थ में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे कि दालों में कितना पाया जाता है, अनाज में कितना पाया जाता है, इस प्रकार से, है ना। और दालों में कितना प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में कितना प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली में कितना प्रोटीन पाया जाता है। बस ये अम्ल जो होते हैं, जैसे कि अल्फ़ा निलोनिक अम्ल और लिनोनिक अम्ल के पूछा जा सकता है कि आवश्यक वसीय अम्ल क्या होते हैं और अनावश्यक वसीय अम्ल क्या होते हैं, है ना। इस प्रकार से प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप लोगों ने फूड सेफ्टी ऑफिसर का फॉर्म डाला होगा तो ये प्रोटीन और वसा जो टॉपिक है ना, आपको वहाँ भी हेल्प करेगा, वहाँ भी ये टॉपिक है ना। तो वो वहाँ भी इसको अच्छे से कर लोगे ना। कोई भी पढ़ाई अगर आप करते हैं तो वो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम के लिए हेल्प करती है। अगला है किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना शायद से परसों की शिफ्ट में भी पूछा गया था। किशोरी शक्ति योजना को 1991 से ICDS योजना में शामिल कर लिया था, है ना। ICDS के अंतर्गत ये योजना चलती है। किशोरी को पोषण उपलब्ध कराने के लिए ये किशोरी शक्ति आई है। इसका किशोरी शक्ति योजना का मंत्रालय भी अगर पूछ सकते हैं, हो सकता है मंत्रालय ही पूछा हो, महिला बाल विकास मंत्रालय। किशोरी शक्ति योजना का मंत्रालय कौन सा है? महिला बाल विकास मंत्रालय है। किस संस्था के द्वारा चलाई जाती है? ICDS के द्वारा चलाई जाती है। किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य और विकास में सुधार लाती है। इस योजना का उद्देश्य है किशोरियों के पोषण और लिंग से जुड़े अंतर को कम करना और आत्म विकास के लिए मददगार माहौल बनाना। ठीक है, इसके अंतर्गत किशोरियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न वितरण और प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा FSO का ट्रिकी बैच है। ये मैं इसलिए लेके आई हूँ कि अगर आप लोग ने BSc बायोलॉजी से किया है, BSc मैथमेटिक्स से किया है, BSc एग्रीकल्चर से किया है, बायोटेक्नोलॉजी से किया है, माइक्रोबायोलॉजी से किया है, फार्मास्यूटिकल से किया है, BHMS किया है, BAMS किया है, तो आप सारे लोग इनका फॉर्म भर सकते हो। और BSc के अलावा अगर इनका MSc भी किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मेरा ये ट्रिकी बैच FSO मैंने आरंभ कर दिया है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक डली है। अभी शुरू के 150 लोगों को 2999 है। हमने शुरू के 100 लोगों को 1999 में दिया है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो आर्थिक रूप से तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगा मैं कर दूँगी। इसमें आपको ट्रिक के साथ थ्योरी वीडियो मिलेंगी, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एक कोर्स में सब कुछ मिलेगा। जो भी मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी और सैटरडे रिवीजन के लिए दिया जाएगा। संडे को टेस्ट रहेगा। जो भी जिस प्रकार से FSO में टेस्ट होना है, हर क्वेश्चन के 3 नंबर होने हैं, उसी प्रकार का टेस्ट रहेगा। हाँ, तो सारे लोग टेस्ट दीजिएगा, सारे जो लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं हमारा कोर्स और जो लोग भी करना चाहते हैं तैयारी हमारे साथ जुड़ के, क्योंकि कठिन टॉपिक है, बिना ट्रिक के याद नहीं हो सकता, इसलिए हमने ट्रिकी बैच आरंभ किया है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट दीजिए। हर टॉपिक की थ्योरी नोट्स मिलेंगे, हर टॉपिक के वीडियो मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी। इसके अलावा आबकारी का बैच भी आरंभ हो चुका है। आबकारी का अभी चार्ज ओनली 499 रुपये है। तो आबकारी का भी आप एप्लीकेशन पर जाकर कर सकते हो। ये भी ट्रिकी बैच के नाम से, इसमें भी आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ट्रिकी वीडियो मिलेंगे और MCQ मिलेंगे और साथ में टेस्ट भी दिए जाएंगे। आज एक अस्थमा से भी क्वेश्चन आया था। अस्थमा क्या होता है, इसका क्या उपचार कर सकते हैं, यही अपन उसने तो अस्थमा लिख के दे दिया था। तो ये फेफड़ों की बीमारी है। ये पूछ सकते हैं कि अस्थमा किस अंग से संबंधित होती है? फेफड़ों से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है या जो हमारा वायु मार्ग होता है उसमें क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, जिससे हफांद आती है, बहुत ज़्यादा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अस्थमा के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और अस्थमा के दौरे में सांस लेने में परेशानी होती है। मेरी बात बताऊँ ना तो मुझे भी ये वाली प्रॉब्लम है। मुझे भी कभी कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है कि कभी रस वाले एरिया में चले जाओ ना, वहाँ पर भीड़ होती है, स्टेशन वगैरह, तो मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि इतना सफोकेशन होता है, दम घुटता है मुझे, तो मुझे भी ये दिक्कत है। ठीक है, इसके अलावा इसमें खांसी, घरघराहट होती है, सीने में जकड़न होती है। ये ऐसी स्थिति में ज़्यादा हो जाती है जब बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। तो मेनली इसमें क्या होता है, वायु मार्ग में सूजन हो जाती है, इसके लिए दवाएँ ली जाती है। एक दवाई होती है थियोलेफाइन, उसकी लेने की सलाह इसमें दी जाती है। थियोलेफाइन दवाई लेने की इसमें सलाह दी जाती है। आंवला पाउडर सेवन करने से भी इसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है,
सुकन्या समृद्धि योजना 1997 में आरंभ हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना है क्या? सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो भारत सरकार की क्या है? बचत योजना है। भारत सरकार की क्या है? बचत योजना है भारत सरकार की। ये योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। लड़कियों की उच्च शिक्षा या शादी के लिए वित्तीय सुरक्षा मिलती है। परिवार में वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा दिया जाता है। परिवार में जो वित्तीय अनुशासन है उसको इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जाता है। और शिक्षा और सशक्तिकरण को ये प्राथमिकता देती है। 18 साल की उम्र तक राशि जमा कर सकते हैं अभिभावक बालिका के नाम पर। इसके बाद 18 के बाद जो खाते का संचालन है वो बालिका करती है। आयोडीन की कमी के क्या दुष्प्रभाव होते हैं? आयोडीन की कमी से जो होता है बौनापन आ जाता है, क्रिटिनिज्म हो जाता है, ये सारी आयोडीन की कमी से होती। गर्भवती महिला से क्वेश्चन पूछे थे। पंचवर्षीय योजना से 4-4, 8-8 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। कभी 4, कभी 5, कभी 7, कभी 8। ये मैं बता ही चुकी हूँ कि गर्भावस्था में कैफ़ीन लेने से क्या होता है, गर्भावस्था में अल्कोहल ज़्यादा लेने से क्या हो जाएगा, गर्भावस्था में कैफ़ीन लेने से, सौंफ लेने से, अजवाइन लेने से, मेथी लेने से, है ना, ये गर्भपात हो सकता है। महिला सशक्तिकरण योजना पूछी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, जो 1985 में आरंभ हुई। फिर 2016 में इसको प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था, है ना। 2022 तक इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने का इसमें लक्ष्य रखा था। ग्रामीण आवासीय मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। DPT BCG वैक्सीन के बारे में पूछा था। सामान्य साधारण ब्याज, विटामिन D और कैल्शियम में पूछा था। डिप्थीरिया, खसरा, आयोडीन, ये सब तीनों तो इनके इतने फेवरेट हैं कि कुछ पूछो ही मत, जो पढ़ रहे हो वही पूछा था। बड़ी आंत से किसका निष्कासन होता है? ये पाचन से मैंने बोला था ना, पाचन से 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। तो बड़ी आंत से मल का निष्कासन होता है। बड़ी आंत से मल का निष्कासन होता है। बड़ी आंत पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। ये जो छोटी आंत से जो अपचनीय पदार्थ होता है उन्हें पानी से सोखकर मल बनाता है, स्टूल बनाता है और मलाशय और गुदा के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देता है। बड़ी आंत को हम कोलन या बृहदांत्र भी बोलते हैं। बड़ी आंत को और क्या बोला जाता है? एक तो कोलन बोला जाता है और दूसरा क्या बोला जाता है? बृहदांत्र भी बोला जाता है। बड़ी आंत को ये सब बोला जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पेट को अम्ल से कौन बचाता है? अब पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई, अब हम क्या बचाएंगे? तो हमारी पेट की दीवार में बलगम पाया जाता है, या हम बोल सकते हैं म्यूकस पाया जाता है, या पाया जाता है पित्तरस। हमारे जो पेट में अम्ल में म्यूकस पाया जाता है, पित्तरस पाया जाता है, ये इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइल्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? पेट को अम्ल से बचाते हैं। पेट की दीवार पर बलगम की एक मोटी परत होती है जो पेट की कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है, वो ये पचाते हैं। फ्रेंड्स, एक आप लोगों की बहुत अच्छी बात है कि छात्रावास की एक न्यू वैकेंसी आप लोगों की तैयार, एनी ग्रेजुएट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कुछ वैकेंसी इसमें 12th लेवल पे भी हैं। कोई किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी इसका आप मेरे पास मैसेज आ रहा है इसका वीडियो स्टार्ट करूँ, कोर्स स्टार्ट करूँ, तो अभी मेरे पास प्रॉपर जानकारी, एक विज्ञप्ति आई हुई है जिसमें सिलेबस वगैरह दिया हुआ है, बट इसका एग्ज़ाम कम है। वही सिलेबस हम अपनाते हैं या नहीं अपनाते, हम छत्तीसगढ़ के सिलेबस को मान के नहीं चल सकते। हमारी MP गवर्नमेंट अलग है, तो क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन सा MPPSC के थ्रू होता है, एक बार क्लियर हो जाए फिर अपन कोर्स स्टार्ट करेंगे। अपन कोर्स भले ही लेट स्टार्ट करेंगे लेकिन अपन फटाफट कर लेंगे सारी चीज़ें, इसलिए उसके लिए परेशान मत होइए। जो मेरे पे विश्वास करते हैं वो वेट कीजिए। पहले से मैं कोई भी चीज़ लॉन्च नहीं करती हूँ एक अनुमान बेस पर, क्योंकि पहले कोई चीज़ क्लियर हो जाए फिर ही अपन स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन FSO का ज़रूर बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, क्योंकि 1 डे एग्ज़ाम है। व्यापम की अपेक्षा कई ज़्यादा गुना अच्छा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि एक टू द फैक्ट पॉइंट पूछते हैं। व्यापम में क्या होता है, शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है ना, तो कुछ भी पूछ लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का मंत्रालय कौन सा है? प्रधानमंत्री मातृत्व योजना महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना भी महिला बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गर्भवती महिला को पहले बच्चे पे 6,000, दूसरा बच्चा अगर लड़की है तो पहले बच्चे पे 5,000 और दूसरी बच्ची अगर लड़की है तो 6,000 दिया जाता है। मोबाइल नेटवर्क को कौन सा नेटवर्क जोड़ता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोबाइल नेटवर्कों को बेस स्टेशन जोड़ते हैं। बेस स्टेशन या एंटीना जो होता है वो इसको जोड़ते हैं।
अगला है बाल विवाह की धारा 3 क्या कहती है। धर्मस्थता के बारे में बताती है कि अगर शादी के समय कोई पक्षीदार बच्चा है तो उसको निरस्त नहीं किया जाएगा। बच्चा जो होगा वो धर्मज के बच्चा कहलाया जाएगा, मतलब धर्म से उत्पन्न संतान की जो कहलाएगी। 50, 60, 70 और 80 का परिसर क्या होता है। परिसर एक सूत्र के द्वारा हम निकालते हैं। किसी भी आंकड़ों को सबसे पहले सबसे छोटा सबसे बड़ा मान निकालना। सबसे बड़ा क्या है 80 और फिर सबसे छोटा मान क्या है इसमें 50। इन दोनों का अंतर निकालने को हम बोलते हैं परिसर। ठीक है, परिसर ऐसे निकालते। पेंसिल पोर्टल पूछा गया था 2017 में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था बच्चों के लिए। मोच लगने के 48 घंटे तक कितनी बार बर्फ़ से सिकाई करना चाहिए। ये प्राथमिक उपचार का क्वेश्चन है। हर 2 से 3 घंटे में 15 से 20 मिनट तक सिकाई करना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में 15 से 20 मिनट तक सिकाई करना चाहिए, ये इसमें आएगा। फ्रेंड्स, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। इसके अलावा एक और बात मैं आपसे बोलूँगी कि जो सुपरवाइज़र का जो टेलीग्राम था उसको मैंने एफएसओ और व्यापम के अन्य एग्ज़ाम के लिए बना दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और एप्लीकेशन पर बहुत सारी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा, तो एप्लीकेशन को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखिएगा। बहुत सारे आगामी एग्ज़ाम के लिए भी फ्री चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। भ्रूण पोषण अभियान में क्या जरूरी होता है। भ्रूण को पर्याप्त पोषण देना, प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण प्राप्त करना। कदम बढ़ाओ अभियान क्या है। कदम बढ़ाओ अभियान क्या है, तो कदम बढ़ाओ मतलब प्रशिक्षण देकर मतलब जो बेरोजगार होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से ये आरंभ किया गया है और दिव्यांगों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये किया है। किसके, दिव्यांगों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इसको लाया गया है। उनकी साक्षरता अभियान, उनमें गरीबी दूर करने के लिए इसको लाया गया है। क्रिश्चियन महिला को तलाक के बाद भरण पोषण किस में दिया जाता है, किस के तहत दिया जाता है। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बोला है कि अगर ईसाई धर्म अपनाने वाली कोई तलाकशुदा महिलाएं है तो उसको भारतीय तलाक अधिनियम 1859 के तहत पोषण मिलेगा। धारा 37 के तहत अदालत पत्नी की वित्तीय जरूरतों और पति की भुगतान क्षमता के आधार पर भरण पोषण की रकम तय कर देती है। 4 मिनट को सेकेंड में बदलो। फ्लू का टीका कितनी बार लगाना चाहिए। कम से कम 4 सप्ताह के अंतराल पर 2 खुराकें फ्लू की देनी चाहिए। उम्र अगर ज़्यादा हो तो साल में 2 बार देना चाहिए। बच्चा हो तो सप्ताह में 4 सप्ताह के डिफरेंस से देना चाहिए। ठीक है। टीकाकरण क्यों जरूरी है। प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी है। टीकाकरण क्यों जरूरी है। प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी है। फ्रेंड्स, ये पूरा कोर्स है हमारा, देख सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको मिलेंगी, मैं बता चुकी हूँ। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का है। जो भी एमपीपीएससी प्री की प्रारंभ से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एमपीपीएससी निकालना चाहते हैं, तो आप हमारा ये ट्रिकी बैच एप्लीकेशन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आबकारी का कोर्स भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको ट्रिक द्वारा कंप्लीट कराई जाएंगी, चाहे एमपीपीएससी की तैयारी हो, चाहे आबकारी की तैयारी हो, चाहे एफएसओ की तैयारी हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।